चलिए, बड़े ही जुनून और जोश के साथ मैं राजू शर्मा, डिलाइट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, आज के सेशन में हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आपको पता है कि डिलाइट कोचिंग संस्थान में हिंदी के सबसे बेहतरीन शिक्षक हमारे सुजीत सर हैं, जो अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि कल हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं हिंदी विषय के, तो क्यों ना मैं उन बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट से रूबरू कराऊं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बिना देरी किए हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। इस तरीके से एग्जाम जो है हम लोग लेने का काम किए हैं। आपके भी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे बुकलेट नंबर लिखा रहेगा, बहुत कुछ संख्या रहेगा, जो आपके एग्जाम सेंटर में जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछ करके आप OMR शीट को बढ़िया से भरने का काम करेंगे। चलिए, तो डिलाइट कोचिंग संस्थान अपने बच्चों का एग्जाम एकदम बेहतरीन बोर्ड एग्जाम के जैसा ही लेता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ पढ़ के बता दूं कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही जवाब देंगे। दाहिनी ओर हाशियों पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में होते हैं, अ और ब के रूप में। अ में आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं, और ब में आपके सब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें आपको अपठित गद्यांश भी मिलने वाला है, पत्र लेखन भी मिलने वाला है, संवाद भी मिलने वाला है, निबंध भी मिलने वाला है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाला है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाला है। जैसा कि आपको सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब बताते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछेंगे। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बढ़ जाऊँ आगे की ओर, क्योंकि समय नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि देरी करूं। सुजीत सर रहते अपने विषय को किस तरीके से हैंडल करते वही बता पाते, लेकिन सुजीत सर है नहीं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं जल्दी। आइए, यहाँ पे अब हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि खंड ब लिखा हुआ है, विषय निष्ठ प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से, मैं थोड़ा सा कलर बदल लूँ यहाँ पे, आइए अब बताने में ज़्यादा सहूलियत होगा हमें। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंकों का होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं 5 गुना 2 लिखा हुआ है। यानी जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इस गद्यांश के पढ़ने के बाद आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे और पांचों प्रश्न का जो निर्धारित अंक रहेगा वो 2-2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का आपका गद्यांश होगा। जरा देखिए कि कैसे गद्यांश होगा। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। वे एक प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और सबसे बढ़कर मानवता के बड़े समर्थक थे। इनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जिनके कारण उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी इनका सम्मान किया जाता था। इन्होंने बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी। बंगाली भाषा को लिखने और सिखाने के तरीके को आगे बढ़ाने का काम किया। इनकी पुस्तक वर्णों परिचय अभी भी बंगाली वर्णमाला सीखने के लिए परिचयात्मक पाठ के रूप में उपयोग की जाती है। कई विषयों के इनके विशाल ज्ञान के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के लिए क्या था। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि प्रश्न पूछा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के लिए क्या थे। तो यहाँ देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। वे एक प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और सबसे बढ़कर मानवता के बड़े समर्थक थे। तो आपका ये जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में मिलेगा। थोड़ा सा बारीकी से आप कोशिश कीजिएगा खोजने का, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हड़बड़ी नहीं है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम देने के समय में एकदम माइंड को एकदम साइलेंट करके रखना है, खूब कूल माइंड रखना है। घर का टेंशन उसको छोड़ देना है, दोस्तों में क्या झगड़ा हुआ है क्या नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं रखना है। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाइए तो एकदम माइंड को कूल कर लीजिए और आप यूँ समझिए कि मैं हूँ और मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है। मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। खूब बारीकी से एग्ज़ाम देने का काम करेंगे। चलिए आगे, यहाँ सवाल है दूसरा कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किसे सम्मान मिलता था। तो चलिए यहाँ देखा जाए, यहाँ पे ब्रिटिश
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किसे सम्मान मिलता था? तो जरा देखिए यहाँ ब्रिटिश सरकार कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे उस जिसके कारण उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी इनका सम्मान किया जाता था। किनका सम्मान किया जाता था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, क्योंकि यह बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर से ही रिलेटेड था। तो यहाँ सवाल है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किसे सम्मान मिलता था? तो आप जवाब देंगे कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सम्मान मिलता था। समझ में आ रही है? चलिए आगे कहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी। चलिए हम पढ़ते हैं फिर। क्रांति ला दी, जरा क्रांति खोजिए तो कहीं है क्या क्रांति? यहाँ क्रांति ला दी, जरा पढ़िए। इन्होंने बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने, एक मिनट क्या हो गया जी, चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी। यहाँ पे आपका सवाल था, यहाँ पे आपका सवाल था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ की शिक्षण प्रणाली में क्रांति ला दी थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ के जगह पे जो है आप लोग लिखिएगा बंगाली शिक्षा में क्रांति ला दी थी। कहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी? तो बंगाल की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी। आगे है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो जरा देखिए, जरा कहता है कि इनकी पुस्तक जो है वर्णो परिचय अभी भी बंगाली वर्णमाला सीखने के लिए परिचयात्मक पाठ के रूप में उपयोग की जाती है। इन्होंने यहाँ पे एक प्रश्न दिया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो जरा बताइए, तो ये लिखित पुस्तक का नाम यही न है जी, यही ना हमारा नाम है वर्णो परिचय। ये आपके बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिस किताब में बंगाली वर्णमाला को कैसे सीखा जाएगा इसके बारे में बताया गया था। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर कहता है कि विद्यासागर की उपाधि इन्हें क्यों दी गई? विद्यासागर की उपाधि इन्हें क्यों दी गई? इनका नाम तो था ईश्वर चंद्र, लेकिन एक टाइटल लगा दिया गया विद्यासागर। तो विद्यासागर की जो उपाधि है इन्हें आखिर क्यों दी गई? तो जरा चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कहा है कि कई विषयों में इनके विशाल ज्ञान के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। तो जितने भी आपने प्रश्न देखा 5 प्रकार के, सारे प्रश्न का जवाब इसी गद्यांश में था। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश के अनुसार जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को पढ़ करके फिर गद्यांश से खोज करके तब कॉपी में लिखने का काम करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पहला जो प्रश्न रहा, यहाँ पे जो पहला प्रश्न रहा, इस पहले प्रश्न का यहाँ पे क है, यानी आपके 2 प्रकार के गद्यांश होंगे। पहला जो आप देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न का ये क है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़कर आपको बता दें, फिर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ ख। ये ख का जवाब जो है यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा अथवा, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा अथवा करके दिया रहेगा। या तो आप क लिखिए और नहीं तो आप क्या लिखें? ख लिखे। कोई एक ही जवाब देना है। जब फिर आप आगे की ओर आएंगे, देखेंगे जब आप आगे की ओर आएंगे तो एक दूसरा फिर प्रश्न आपको मिलेगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब इस दूसरे प्रश्न में भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क के बारे में और फिर जो है यहाँ ख के बारे में। तो ख जो है ये हमारा अथवा का काम करेगा। अथवा का मतलब होता है कि या तो आप पहले प्रश्न का क जवाब दीजिए, अगर क जवाब नहीं देने का मन है तो ख का जवाब दे दीजिए। तो जिस तरीके से आपको हमने गद्यांश सिखाया है, टोटल आपके एग्जाम में 4 गद्यांश होंगे। पहले प्रश्न में 2 गद्यांश, फिर दूसरे प्रश्न में 2 गद्यांश। एक ही गद्यांश का आपको जवाब देना है, फिर दूसरे प्रश्न को पढ़ करके उसमें से भी एक गद्यांश का जवाब देना है। यानी पहले गद्यांश से आपको मिलेंगे 10 नंबर, दूसरे गद्यांश से भी मिलेंगे 10 नंबर, टोटल आपको 20 नंबर। और मैं बड़ी ही उम्मीद और बड़े ही विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है।
पहले आपको गद्यांश को बारीकी से पढ़ लेना है। उस गद्यांश के अनुसार जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को पढ़ करके उसी गद्यांश में से उत्तर को खोज करके लिखना है और 2 गद्यांशों का जवाब देना है और 10 नंबर आपका 20 नंबर क्लियर। मैं उम्मीद के साथ कहूँगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक तीसरा प्रश्न यहाँ उभर कर सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 नंबर का होता है। आपका सबसे पहले राइटिंग बेहतर होना चाहिए। ये जो आप लिखेंगे तो उसमें हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब जा कर के आपको 10 में 10 मिलेगा। लेकिन आप अगर निबंध को लिखते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि 6, 7, 8 तो कोई नहीं रोक सकता है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे संकेत बिंदु क्या होता है। चलिए मैं आपको जरा बता दूं कि संकेत बिंदु होता क्या है। आइए देखिए, ये जो है भूमिका, ये भूमिका हमारा संकेत बिंदु है। तो पहले भूमिका लिख करके डैश देना है और भूमिका के बारे में जो है जितनी सारी चीज़ें हैं उसको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ लिखा है कि भारतीय किसान की समस्या और समाधान क्या है। तो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको भूमिका बोला जाता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट देंगे कि सामाजिक समस्याएं, क्या क्या सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में कम से कम आप 50-60 शब्द की जवाब देंगे। फिर आपका आता है तीसरा बिंदु, संकेत बिंदु, आर्थिक समस्याएं, फिर कृषि की स्थिति और फिर 5वां में हमारा निष्कर्ष। इस संकेत बिंदु को आप लोगों को दे करके जरूर निबंध को लिखना है। अब पूरे साल भर की पढ़ाई को तो मैं 1 घंटा 2 घंटा में क्लियर करा नहीं सकता हूं। जिस भी सम्मानित शिक्षक के पास आप निबंध पढ़े होंगे उनका कॉपी एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वो सर आपको किस तरीके से पढ़ाए होंगे। मैं बस आपको प्रारूप दिखा रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, अब यहाँ सवाल कहा है कि किसी एक विषय पर कहा गया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका एक क है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ख नज़र आएगा, मेरा प्रिय खेल कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी संकेत बिंदु दिया गया है, भूमिका, खेल का महत्व, खिलाड़ियों की संख्या, लाभ, निष्कर्ष। फिर आगे बढ़ेंगे, समाचार पत्र मिलेंगे, फिर इसके भी संकेत बिंदु होंगे। तो जितने सारे संकेत बिंदु होंगे उनको लिख करके तभी जा करके उसके बारे में लिखेंगे तो आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर मिल सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपका राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है और आप निबंध बड़ी ही बारीकी से लिख रहे हैं तो आपको 10 में 10 मिलेगा, नो डाउट। लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, उस तरीके से संकेत बिंदु के आधार पर आप लिख नहीं रहे हैं, तो 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर तक भी मिल सकता है। लेकिन हम आपको दिलासा देते हैं कि 5 नंबर जरूर मिलेगा। और जो भी आपके सम्मानित शिक्षक पढ़ाए होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे, जिन महान गुरुओं से पढ़े होंगे, वे निबंध के बारे में लिखना जरूर सिखाए होंगे। एक बार उनके कॉपी को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी क्रम में यहाँ लिखा है कि अपने 4 नंबर सवाल जो है, चौथा कैसे सवाल पूछेगा उसके बारे में बता रहे हैं। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का निवेदन किया गया हो, या फिर कंप्यूटर के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखना है। चलिए मैं आपको आवेदन के बारे में बता दूं। अगर एक टॉपिक है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कोई भी अपना विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद में उसका जगह दीजिएगा, विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं फलाना कुमार फलाने क्लास का छात्र हूँ, यह कि मेरे पास उतनी रुपया नहीं है कि मैं परीक्षा शुल्क विद्यालय में जमा कर सकूं, मैं विद्यालय में परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने का कृपया प्रदान करें। मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर अपना नाम लिख लीजिएगा। हालांकि आपके जो भी सम्मानित शिक्षक होंगे आपको बताए होंगे कि पत्र को कैसे किस भाव में लिखा जाता है। या फिर यहाँ सवाल है कि कंप्यूटर के महत्व को बताते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। बढ़ते हुए महंगाई के बारे में बताते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है।
या फिर विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप है, इसको बताते हुए दो छात्रों के बीच एक संवाद लिखना है। तो संवाद का मतलब वही होता है डिस्कस, बातचीत। आपके शिक्षक महोदय इसे भी बताए होंगे। चलिए अब इसी कड़ी में हम 5वें प्रश्न की ओर कदम रखते हैं। यहाँ सवाल का है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है, और ये सभी जो प्रश्न होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे। सवाल पूछे जाएंगे 10, लेकिन आपको जवाब देना है 5 ही। अब यहाँ पे पहला सवाल है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। फिर दूसरा सवाल है कि लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्यों की सहजात वृत्तियां है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं, इसे लिखना है। फिर 5वां सवाल, 6ठा सवाल, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कितना पढ़े। समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं होगा, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं एग्जाम कैसे दिया जाता है मैं इसे बता पा रहा हूं। तो चलिए मैं फिर से एक बार और आपको दिखा दूं। एक आपका 6ठा प्रश्न है जो लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, और इसके लिए शब्द सीमा का जो बात होता है लगभग 100 या 120 शब्दों में लिखा जाता है, और एक ही सवाल का जवाब देना है जो 5 नंबर का होगा। तो या तो आपको कोई प्रश्न दे देगा या फिर किसी प्रकार का एक कविता लिख देगा और इसका कहेगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अगर आपको व्याख्या करने नहीं आता है तो दिए गए प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। तो लगभग जो है यही आपके खंड ब यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत रहा है, विषयनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत रहा है। अब जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें केवल 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। मैं जल्दी बता दूं, जरा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये अभी खुल रहा है, हाँ आ ही गया। चलिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, जरा इसे पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। सवाल आपके पास रहेंगे 100, लेकिन जवाब देना है आपको केवल और केवल 50 प्रश्न का ही, और बड़ी ही बारीकी और सावधानी पूर्वक OMR शीट रंगने का आप लोग काम करेंगे। चलिए मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू करा दिए। अब ऑब्जेक्टिव सवाल की बारी है। चलिए यहाँ पे सुजीत सर जो आपके गेस्ट क्वेश्चन किए गए हैं, देखिए वो आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे पहले से बना रखे थे कि डिलाइट कोचिंग संस्थान महाधमाका हिंदी VVI क्वेश्चन, यही सुजीत सर हैं, और लिखे हुए कि अंतिम प्रहार प्रश्न यहीं से आएंगे। सब कुछ यहाँ बता चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ बता चुके हैं। मैं जल्दी से फटाफट ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर कदम रखने जा रहा हूँ। आप लोग भी बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। और आज की रात ही जो है विशेष पढ़ाई करने की रात है, क्योंकि कल तो आप सबों का एग्जाम है। चलिए फिर से मैं फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में देने वाले एग्जाम वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं शुरुआत करता हूं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए यहां पे सवाल है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखिएगा S रंगराजन। फिर कौन पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो आपका जवाब है बली अमाल। फिर बली अमाल के गांव का नाम क्या था। तो आपका सही जवाब है मुना डिप्पट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथे सवाल की ओर। यहाँ पे कहता है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो ओसफ रिल्के। क्या नाम था? ओसफ रिल्के। फिर लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो आपका सही जवाब जो होगा आपका नहीं है, यहाँ पे सही जवाब आपका होगा रेनर मारिया
रील के। हालांकि ये तो हिंदी आपके सुजीत सर पढ़ाते हैं, मैं तो कभी हिंदी पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है उनके अनुपस्थिति में। तो बाकी आप सभी किसी को तो बता चुके होंगे, लेकिन जो हमारे नए बच्चे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आप बताना चाहूँगा। चलिए फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं हम। यहाँ छठा नंबर सवाल है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का क्या नाम है? तो प्रयाग शुक्ल। ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1999 में। 1999 में। इन मुसलमान हरिजनन में पै कोटिन हिंदू वरिये, यह किस कवि का कथन है? तो सही जवाब आपका होगा रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका सही जवाब होगा राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो सही जवाब होगा प्रेम धन सर्वस्व से। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। आगे बढ़ जाते हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो सही जवाब है रीति मुक्त धारा के। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। फिर अगला सवाल है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही जवाब है डेसाऊ। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो सही जवाब है वारेन हेंगस्टीन को। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के कथाकार थे? तो इसका सही जवाब है गुजरात के। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है, इसको नोट कर लीजिएगा। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो श्यामा नंदन किशोर। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। चलिए आगे सवाल है 24 नंबर कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो मन पावन चितचोर पलक ओट कही करी सकूं, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह कविता है प्रेम अयनी श्री राधिका। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दानिश नामक सोने से घड़ा भरा मिला हुआ था? तो आपका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति की। लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। एक बार फिर से ये सवाल दोहरा दिया गया। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दोनों से आपका जो जवाब है दुष्चक्र में स्पष्टता और सदा नीरा, तो ये दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो आपका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिनका शॉर्टकट नेम अज्ञेय होता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की है। बहादुर को लेकर के, जरा ध्यान से देखिएगा, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था। लेखक रामविलास शर्मा की गांव का क्या नाम था? तो उच्च गांव शानी नाम था। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस छंद के रचनाकार कौन है? तो घनानंद ही हैं। आगे बढ़ते हैं। उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, यह पंक्ति किस कवि की है, कविता की है? तो सही जवाब होगा अक्षर ज्ञान। सही जवाब क्या होगा? अक्षर ज्ञान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो आपका सही जवाब है भक्त को। मंगू किस समय के पागल थी? मंगू
किस समय से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सही जवाब है नगर। कबीर स्थान को पुष्टि मार्ग में दक्षिणा किसने दी? तो आपका सही जवाब है गोस्वामी विट्ठलनाथ। देखिए, हालांकि हम तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि समय नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि समय अधिक से अधिक लगाऊं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे हमारे सम्मानित शिक्षक बंधु 7 घंटा 8 घंटा तो महामैराथन है तो क्या है, तो क्या है, कई प्रकार के चीज़ को डाला गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सभी कोई इससे पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी हमारे सम्मानित शिक्षक के पास तो ज़रूर ही पढ़े होंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव सवाल को जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए ज़रा देख लीजिए। अब यहाँ पे 44 नंबर सवाल है कि कबीर स्थान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने प्रदान की? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वरियो? तो इसका सही जवाब है रसखान की। चलिए, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 ईस्वी को। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। आगे आइए। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो आप सभी कोई जानते हैं देवनागरी, और सही जवाब भी हमारा क्या है? देवनागरी है। चलिए, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो यह पुलिंग है। आम्र शब्द क्या है? तो तत्सम है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भगवती होगा। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़के होंगे। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहा जाता है? तो कारक कहा जाता है। ये सारे पोर्शन जो है आपके व्याकरण से रखे गए हैं कि व्याकरण से इन सारे सवालों का जवाब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। में पर किस कारक की विभक्ति है? तो आपको पता है अधिकरण कारक। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे एक आता है से, एक तृतीय, ये हम संस्कृत में चले गए। करण में आपका आता है से जिसमें लगाव होता है, और अपादान में से आता है जिससे अलगाव होता है। तो ये सवाल कहता है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण? अब हिमालय से जब गंगा निकलती है तो यहाँ हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यह आपादान कारक होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपादान कारक। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 होते हैं। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो आप सबको ही जानते हैं विशेषण, और सही जवाब भी विशेषण ही है। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अक है। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तो यहाँ सही जवाब होगा तालव्य। रोगग्रस्त कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है? तो ल होता है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन से हैं? तो हर्स्व स्वर। जिस ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो आस्तिक कहा जाता है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुफ्त गुप्त बात प्रकट करना। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गगन है। यहाँ पे लिखा गया है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? विगत होगा कि आगत होगा कि उत्तम होगा कि सुगत होगा? तो आपका सही जवाब क्या है? विगत। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बताइए। तो अपलक। चिराग तले अंधेरा लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती है। त्रिपद कौन समास है? तो त्रि मतलब 3, यहाँ पे 3 कहने का मतलब संख्यावाचक है, और जब संख्यावाचक होगा तो वह द्विगु समास हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? आपको लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि
लोगों ने चोर को मारा। अब यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय लूँगा। लोगों ने, एक शब्द जो है आपका ने आ रहा है और एक शब्द आ रहा है को। अब यहाँ पे इस सवाल में ये ऐसा रहता कि लोगों ने ऐसे अंडरलाइन किया रहता या चोर को ऐसे अंडरलाइन किया रहता, तब इस हिसाब से बताया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ने, कर्ता ने, आप पढ़े हैं कि कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ ऑप्शन तो दो ही दिख रहा है, ए और बी। तो कर्ता ने, अगर हम इस ने की बात करेंगे तो कर्ता कारक आएगा, अगर इस को की बात करेंगे तो कर्म कारक आएगा। तो ना हमारा संबंध कारक होगा ना अधिकरण कारक होगा। इसमें दो ऑप्शन छूट गया है। अगर ने की बात करेगा तो कर्ता कारक, को की बात करेगा तो कर्म कारक। आप सबको कर्म कारक या फिर कारक विभक्ति के बारे में जो है विशेष पढ़ाई कराया गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान तालु है। जिस प्रकार से च का उच्चारण स्थान तालु था, उसी प्रकार से छ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। चलिए यहाँ फिर कहा है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपको जैसे कि आप पढ़े होंगे संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी बहुत सारे गुण बताए गए होंगे। उसी गुण में से एक सवाल है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी। चलिए, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक है। नारी शब्द क्या है? तो नारी स्त्रीलिंग शब्द है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नौ जोड़ इक, ये बन जाता है आपका नाविक। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? हासिल, हितौशी, सौहार्द और हिंग। तो आपका सही जवाब है सौहार्द। निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह बताना है, तो योजक चिन्ह आपका सी ऑप्शन है। जैसे कि आपको एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बता दूं, आप पढ़े होंगे द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में एक चीज़ आपको बताया जाता होगा, माता और ऐसे डैश दे करके पिता। तो ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इसी को कहा जाता है योजक चिन्ह। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह ऐसे आता है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे एक सवाल पूछ दे कि माता, पिता, भाई, बहन, दिन, रात, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और बीच में डैश योजक चिन्ह लगा हो, तो वह कौन सा समास होगा? तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास होगा। आइए, प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो प्रत्येक अव्ययी भाव समास। राम खाता होगा कौन काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो न्यो समास है। लिखावट शब्द जो है क्या है? तो स्त्रीलिंग है। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में सर्वनाम की बात पूछा जा रहा है। हालांकि यहाँ रेखांकित नहीं किया गया है, इस तुम पर जो है रेखांकित किया जाएगा। सॉरी, मैं फिर से एक बार और आपको बता दूँ, रुक जाइए, आप सभी परेशान ना होइए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया है। आइए, हाँ, इसमें ऐसे शब्द को रेखांकित किया गया कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन से हैं? तो क्या, कहाँ, कौन, कैसे, ये सब जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 91 में भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो जगत जोड़ आनंद, आपको ए नंबर ऑप्शन है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएंगे, जैसा कि आपको हमने बताया है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, आपको भली भांति पता है कि उसको विशेषण कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किया, किसने किया? तो सही जवाब है आपका ललई सिंह यादव ने।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? आपका ऑप्शन है गंभीर दोषों से युक्त, स्वतंत्रता, समता, भातृत्व से युक्त, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर, कार्य कुशलता से युक्त। तो सही जवाब है गंभीर दोषों से युक्त। चलिए समय नहीं लगाया जाए। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो सही जवाब है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। संत की कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो आपका सही जवाब है गोविंद के साथ। चलिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही जवाब है BR नारायण ने। फिर यहाँ सवाल है कि दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा? तो रंगपा ने माना। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो आपका सही जवाब है पटना कॉलेजिएट स्कूल से। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो आपका है मोहिनी। यानी मेरे हिसाब से सीमा आलो आरती सेन साहब की ये लड़की है, एक मोहिनी है जो सेन साहब की लड़की नहीं है। अब सुजीत सर विशेष बताएंगे क्योंकि हिंदी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। कल मैं मिलूंगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ संस्कृत विषय को लेकर के, फिर मैथ विषय को लेकर के। इसी तरीके से हमारे डिलाइट कोचिंग संस्थान के श्रीकांत सर भी मौजूद आए होंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को लेकर के। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कबीर रसखान किस छंद से सिद्ध है? तो सवैया से। फिर कबीर रसखान के आराध्य कौन हैं? तो श्री कृष्ण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो बाढ़ के कारण। आगे आते हैं कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? तो सही जवाब है बड़े लड़के को। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो आपका उपाधि था नाइट की उपाधि, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का मुख्य स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो आपका सही जवाब है घानानंद। कवि घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? सही जवाब है प्रेमिका सुजान के आंगन में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लगा? तो कुसुम को। सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब होगा आलेख पर्व के लिए 1973 में। और यहाँ पे फिर 117 नंबर सवाल है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही जवाब है वात्स्यायन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़ करके। आगे बढ़ते हैं। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। और आगे है सवाल, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नागरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है भोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 सवाल, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो इसका सही जवाब है फुटपाथ पर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है शांवर दैया ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद मां को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब है होली के बाद। आगे बढ़िए। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई है? तो आपका सही जवाब है डिप्टी कलेक्ट्रेट। आगे है लेखक के घर पे बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के बड़े भैया आए थे, या लेखक के साला आया था, या लेखक के मित्र आया था, या लेखक के मामा आया था? तो लेखक के साले साहब आए थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल का बनने वाले हैं क्या? तो यहाँ सही जवाब है राजदंड। निम्नलिखित में किसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो आपका सही जवाब है रामविलास शर्मा। चलिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो सही जवाब है प्रचंड क्रोध। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो साइकिल खरीदी थी। अभी बहुत सारा सवाल लग रहा है।
लगता है कि 150 के आसपास सवाल हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मदामोजेल द अविन्यो? तो सही जवाब है पिकासो। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसके जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो मक्खी का। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो नौकर की कमीज। चलिए 138 नंबर सवाल। ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ मच्छर बैठ गया है ना, जिस वजह से दिक्कत हो गया। मच्छर के बैठ जाने से परेशानी हो जा रहा है। चलिए, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो इसका सही जवाब है टूटता हुआ गमले से। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? तो आपका सही जवाब है व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र हुआ है? तो बालाजी मंदिर का। निम्नलिखित बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो आपका सही जवाब है बनलता सेन को। चलिए लौट कर आऊँगा फिर। शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू जो है कपास के पेड़ पर बोलता है। आगे है महात्मा गांधी की माता जी का नाम क्या था? तो पुतली बाई। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भाव बोध में रहस्योन्मुखता है? तो सही जवाब है आपका रेनर मारिया रिल्के की। आगे सवाल है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपालों पर। ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है क्या, कंठस्थ तालव्य है, या मूर्धन्य है, या दंतुष्ट है? तो आपका सही जवाब होगा कंठ तालव्य। ल वर्ण का उच्चारण ध्वनि जो है दंत है। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या 5 होती है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कितने हैं? तो ये ठ है। ग ध व नहीं होगा, ठ होगा। यदि तत्सम शब्दों में श हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण हो जाता है? तो हमारा ये दंत स हो जाता है। ये तालव्य श है, दंत स है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए जरा? मूर्धन्य श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श बोलते हैं। यही ना बोलते हैं जी। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो पूर्ण विराम आपका ये पूरा है, सी ऑप्शन। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो आपका सही जवाब है योजक चिन्ह। आगे है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पानी शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? तो नारी वृंद। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो चित्रकला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इत्र। निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकारण कारक के हैं? तो में पर। चलिए, और कितना सवाल है जी। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें से कौन हो सकता है? तो सही जवाब है ने का प्रयोग नहीं होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। जब लड़का पेड़ से गिरेगा तो वह अलग होगा, अलग होगा तो आपादान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? तो उसको पद कहा जाता है। आगे आइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 हैं। वह, वे, यह, ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो अन्य पुरुष से। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिशेषण क्या है? तो बड़े। क्रियावद के उस अंश को क्या कहा जाता है जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो घात। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से या विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो चंचू। सुभाषित शब्द में उपसर्ग कौन है? तो सु है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आव है। शऊर शब्द का अर्थ क्या है? तो शलीका। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, या फिर लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, या सूर्योदय हुआ है और कुहासा जाता है रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ? तो आपका सही जवाब होगा कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। ये आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए
आगे सवाल है कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो बहुत। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए किस शब्द का होता है, तो कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द है, तो वाचाल। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वज्री। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है काशर। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो साहस करना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, तो इसका सही जवाब होगा घुटने टेकना। आप भला तो जग भला लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है, तो अपनी अच्छाई रहने पर भी संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है, तो अन्न की नकल में अपनी असलियत गंवाना। चलिए 183 सवाल आपके सुजीत सर ने गेस किया था, और जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में जो कल आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है उसमें 50 प्रश्न आने की संभावना व्यक्त किया गया है। मैं उम्मीद के साथ करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब करने में तो रुपया लग नहीं रहा है, लाइक करने में भी नहीं लग रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल मैं आऊँगा अपना सब्जेक्ट मैथ लेकर के, और फिर परसों आऊँगा अपना सब्जेक्ट संस्कृत लेकर के। मिलते हैं, तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और कल एग्ज़ाम देकर आइए और फिर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। चलिए ओके।